सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम पॉलिटिकल का जो सेकंड ईयर का कोड है इग्नू का बीपीएससी 133 का जो सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम आज ये पढ़ने वाले थे और फर्स्ट पार्ट में मैं पढ़ा भी चुका हूँ कि हम 9 से लेकर 13 चैप्टर तक एक्सप्लेनेशन करेंगे कि 9 और 13 चैप्टर में, इन सभी चैप्टरों में आप क्या पढ़ने वाले हो पर्टिकुलर। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, आप वहां से जाके डायरेक्ट वीडियो विजिट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 9 है चुनावी प्रक्रियाएं, यानी कि चुनावी प्रक्रियाएं क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बात कर ली जाए पर्टिकुलरली चुनावी प्रक्रियाएं होती क्या है। ठीक है, तो आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो चैप्टर नंबर 9 में आप ये पढ़ने वाले हो कि जो चुनाव होता है उसके क्या तरीके होते हैं चुनाव करने के। फॉर एग्जांपल, जैसे कि चुनाव होने से पहले रैलियां होने लगती हैं, पार्टी अपने अपने प्रचार करने लगते हैं, चुनाव प्रचार होने लगता है, या फिर चुनावी जो व्यवस्था है, चुनाव को देखने वाला जो चुनाव करवाने वाला व्यवस्था है या फिर कानून है, वो ये भी देखता है कि किसी प्रकार का कोई पार्टी मतलब अपना जो है एक गलत तरीके से चुनाव प्रचार ना कर रहा हो। प्रचार के लिए उन्हें मतलब बोल सकते हो बजट भी पास किया जाता है कि इतने रुपए में आप चुनाव करवा सकते हो या फिर इतने आप प्रचार में खर्चा कर सकते हो। तो चुनावी प्रक्रिया में आप ये देखेंगे कि चुनाव करने की जो एक व्यवस्था क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसके तरीके क्या है, और फिर वो चुनाव किस लिए होते हैं, क्यों, किन किन रूपों में होते हैं। तो आप चैप्टर नंबर 9 में यही पढ़ने वाले हो कि चुनाव करने से हमारे संविधान में किस प्रकार से रचना की गई है, कि चुनाव प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो आप चैप्टर नंबर 9 में यही पढ़ने वाले हो। अब बात कर ली जाता है विकसित और विकासशील देशों में राज्य। अब चैप्टर नंबर 9 10 की बात कर ली जाए तो चैप्टर नंबर 10 का नाम है विकसित और विकासशील देशों में राज्य। फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर बोल सकते हो ये चैप्टर भी है कि इसमें ये देखेंगे आपकी ये जो विकसित राज्य हैं और विकासशील देश के राज्य हैं उनमें क्या क्या अंतर है। यानी कि जो विकसित देश के राज्य हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या फैसिलिटीज पाई जाती है और विकासशील देश हैं उनमें क्या क्या फैसिलिटीज पाई जाएंगी। तो आप चैप्टर नंबर 10 में यही पढ़ने वाले हो कि एक विकसित देश वही होता है जो पूर्ण रूप से सर्वांगीण अपना डेवलपमेंट कर चुका है, यानी कि ऑलराउंडर डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो वो टूरिज्म में भी आगे हो, चिकित्सा में भी आगे हो, एजुकेटेड में भी आगे हो, या फिर बोल सकते हो कि एक व्यापार स्थिति में भी आगे हो, या फिर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में भी आगे हो, यानी कि उसका देखा जाए तो ऑलराउंडर डेवलपमेंट होता है। तो आप विकसित राज्य में ये देखोगे वहां पे जो राजनीति व्यवस्था वो भी बेहतर पाई जाएगी, राजनेता है वो भी एक दिग्ध नेता पाया जाएगा कि किसी भी फैसले को लेने में वो सक्षम हो। तो वो विकसित राज्य के जो देश यानी कि विकसित देशों के राज्य हैं वो अत्यधिक डेवलप्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ये कारण मैंने आपको बता दिया कि किन कारण से पाए जाते हैं। लेकिन जो विकासशील देश है यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे धीरे धीरे विकास कर रहा है। भारत भी हमारा एक विकासशील देश है, तो उस स्थिति में देख सकते हो कि भारत का जो व्यवस्था है पहले से कितना बेहतर बन चुका है। तो आप चैप्टर नंबर 10 में यही देखने वाले थे कि एक विकसित और विकासशील देशों के राज्य हैं उनमें क्या डिफरेंट है और वो क्यों डिफरेंट है, क्या क्या कारणों से डिफरेंट है। तो मैंने आपको बता दिया, एजुकेटेड हो गया, चिकित्सा हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिज्म हो गया, आपका उद्योग हो गया, कंपनी हो गई, या फिर फैक्ट्रीज, ये ट्रांसपोर्ट भी हो गया, या फिर एजुकेशन हो गया। इन सभी कारणों से एक विकसित राज्य का जो है स्थिति कहीं ना कहीं विकासशील राज्यों के से बेहतर पाया जाता है। तो इनके बीच आप डिफरेंट देखोगे चैप्टर नंबर 10 में। फ्रेंड्स, अब उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 11 की बात कर ली जाए तो चैप्टर नंबर 11 के में आप ये देखने वाले हो राज्य नागरिक समाज संबंध, यानी कि जो राज्य है
नागरिक समाज संबंध। चैप्टर नंबर 11 है फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 11 में आप ये देखोगे कि जो राज्य है और उनमें नागरिक रह रहे हैं और समाज में और संबंध, यानी कि जो राज्य में नागरिक रह रहे हैं उनका समाज से संबंध क्या है, तो ये देखोगे। पर्टिकुलर देखा जाए तो फ्रेंड्स एक नागरिक ही समाज का निर्माण करता है और समाज ही एक राज्य का निर्माण करता है, इसकी व्यवस्था आप देखोगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी चैप्टर है, जिसके अंतर्गत आप ये भी पढ़ने वाले हो कि चैप्टर नंबर 11 में आप देखोगे कि एक राज्य है उसमें निवास कर रहे नागरिक है वो किस प्रकार से एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली भी एक बोल सकते हो सेंट्रल है, राजधानी है, ठीक है। तो उस स्थिति में आप क्या देखते हो कि यहाँ पे नागरिक निवास कर रहे हैं, वो किस प्रकार से एक समाज का निर्माण करते हैं और समाज में उनका क्या संबंध है। तो देखा जाए फ्रेंड्स समाज में हमारा यही संबंध होता है कि समाज में रह रहे लोगों के लिए आप क्या काम करते हो, उनके बीच आपका रिलेशन कैसा है, पड़ोसियों के साथ आपका रिलेशन कैसा है। उस स्थिति में आप ये चैप्टर नंबर 11 में यही सब पढ़ने वाले हो कि एक राज्य है, बोला जाता है स्टेट है, उसके बीच जो नागरिक निवास कर रहे हैं उस स्टेट में, तो उनके समाज में संबंध क्या है। तो इस अकॉर्डिंग आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ने वाले हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लीजिए वैश्वीकरण के युग में राज्य। चैप्टर नंबर 12 की बात कर ली जाए, वैश्वीकरण के युग में राज्य। बात कर लीजिए चैप्टर नंबर 12 की, तो चैप्टर नंबर 12 में आपका ये देखा जाता है वैश्वीकरण क्या होता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या होता है, उसके युग में एक राज्य क्या है। जैसे कि देखो पहली बात तो ये है कि चैप्टर नंबर 11 में आप ये पढ़ोगे कि वैश्वीकरण शब्द का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण शब्द का मतलब ये होता है कि जब कोई देश पूर्ण रूप से अपने आप में बोल सकते हो कि आधुनिक होने लगे या फिर व्यापारिक स्थितियों में बढ़ने लगे, व्यापार को बढ़ावा दिया जाने लगे, और उस स्थिति में जब वो दूसरे देशों के साथ संबंध बनाता है व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो वो वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि दुनिया से आप अपने आप को मिलाने लगते हो, वो आपका वैश्वीकरण कहलाता है। अब उस स्थिति में एक राज्य, एक जो युग है उसके राज्य में क्या परिवर्तन आते हैं, यानी कि वैश्वीकरण के युग में एक राज्य किस प्रकार से देखा जाता है। तो पहली बात तो ये है कि फ्रेंड्स जो वैश्वीकरण होता है वो हमारे डेवलपमेंट के कारण डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, यानी कि एक राज्य डेवलप्ड होता है, एक देश उससे डेवलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध बनाते हैं, एक दूसरे देश के साथ संबंध बनाते हैं, तो इस स्थिति में हमारा डेवलपमेंट होता है। तो वही हमारा देखा जाता है कि एक राज्य है, इसकी छत्र छाया में, छत्र छाया यानी कि इसके अंडर में एक राज्य की जो स्थिति है वो डेवलप्ड पाई जाती है, हर तरह की फैसिलिटीज पाई जाती है। एक राज्य बोल सकते हो कि वो दीपक की तरह जगमगाने लगता है, ठीक है। तो ये वैश्वीकरण के कारण ही होता है। जैसे कि आज भी हमारा भारत वैश्वीकरण की दुनिया में अपना कदम बढ़ा चुका है, तो भारत की स्थिति आज देखा जाए कि बेहतर पाई जाती है पहले के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे वैश्वीकरण के युग में जो राज्य हैं उनकी स्थिति देखा जाए तो बेहतर पाई जाने लगी है। तो चैप्टर नंबर 12 में आप यही पढ़ोगे कि वैश्वीकरण की दुनिया में एक राज्य की स्थिति क्या हो चुकी है। तो वो पहले से बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं और डेवलप्ड आपके हर सेक्टर के अकॉर्डिंग हो चुके हैं, चाहे एजुकेटेड, चाहे टूरिज्म, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट, हर A to Z सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कि उनके राज्य की डेवलपमेंट पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है। फ्रेंड्स अब आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 की बात कर ली जाए, तो चैप्टर नंबर 13 का जो आपका नेम है आपका राज्य प्राकृतिक पर तुलनात्मक बहस है। राज्य राज्य की प्रकृति पर तुलनात्मक बहस, यानी कि बोल सकते हो जो राज्य की प्रकृति है, यानी कि जो राज्य का जो बनावट है उसमें तुलनात्मक बहस बोल सकते हो कि डिबेट बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि बहस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी बात को लेकर दो व्यक्ति आपस में अपने विचारों को प्रकट करें तो वो
सामने वाला भी आप अपने विचार रखना चाहते हो और दूसरे वाला भी अपना विचार रखना चाहता हो, तो उस स्थिति में हम बहस बोलेंगे। तो चैप्टर नंबर 13 में फ्रेंड्स आप यही पढ़ने वाले हो कि चैप्टर नंबर 13 में जो राज्य है की प्रकृति है, यानी कि जो राज्य का जो बनावट है, उसमें हम तुलनात्मक बहस देखेंगे। कि देखो जैसे कि मान लीजिए कि आपका यूपी है, उसके बाद केरल है, के से डेडिकेट कर रहा, यूपी को यू से डेडिकेट कर रहा, ठीक है। तो केरल है ना, हर एक सेक्टर में क्या है, डेवलप्ड है, बोल सकते हो विकास विकास विकसित है, या फिर ये बोल सकते हो कि अभी विकासशील है। विकासशील है, ठीक है। अब इस स्थिति में ये देखने को मिलता है कि इन दोनों राज्यों के बीच बोल सकते हो कि बहस हो जाती है कि हमारे हमारे राज्य में विकसित स्थिति पाई जाती है, हमारे राज्य में बोल सकते हो विकसित स्थिति पाई जाती है। लेकिन जो देखा जाए तो पर्टिकुलर इस क्षेत्र या फिर ये राज्य जो है वो विकसित है, चाहे आपके एजुकेटेड सेक्टर में हो, चाहे आपके हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट या फिर टूरिज्म सेक्टर में, एवरीथिंग सेक्टर में ये आपका विकसित राज्य है। उस स्थिति में इन दोनों के बीच आपस में बोल सकते हो कि बहस की स्थिति पैदा होने को ही आप बोल सकते हो राज्य की प्रकृति पर तुलनात्मक बहस। यानी कि जो राज्य इनकी बनावट है, यानी कि ये दोनों राज्य हैं, इनकी जो बनावट है उनके बीच उनके प्रकृति यानी कि उनके बनावट के ऊपर तुलनात्मक बहस में आप चैप्टर नंबर 13 में पढ़ोगे कि दो राज्यों के बीच जब हम तुलना करते हैं तो उनके बनावट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो उस बीच जब बहस होती है तो चैप्टर नंबर 13 में आप यही पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स आई होप कि ये दोनों पार्ट में आपको बीपीएससी 133 पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि आप इस पूरे बीपीएससी 133 में कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। तो ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।